आप थोड़ा सा उधर फोकस कीजिएगा। अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, नवयुवक की दिखाता हूँ मैं आपको। जो आपका अभी आप नवयुवक पे बात आई, ये मेरा बालक अभी आपको पूरा बतान दे चुका हूँ। इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आधा यूरोप घूम चुका है लगभग, जहाँ तक मुझे उन शहरों का क्या शुभ नाम है इनका? विकास चंद फुलारा। और आज भी इसके पास यूरोप जाने के पूरे तमाम चांस रखे हैं। 10 साल का वीजा अगर आप कहेंगे दिखा भी सकते हैं, पड़ा है। अच्छा। ऑफर सारी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन वो क्यों, कोई पागल होगा वो, देखिए आप गोबर खा रहे हैं। 1.5 लाख पर मंथ के पैकेज पे काम करने वाला बच्चा है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इससे ज्यादा मैं उदाहरण क्या दे सकता हूँ, किस नवयुवक को दे सकता हूँ? मेरे सामने आपको, मैं आपको डेमो करके दे रहा हूँ। इसको हो गए मेरे पास करीब 7-8 साल। अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छी गाय है ये, यहीं की लोकल क्रॉस, एचएफ से लोकल गाय से क्रॉस हुई है। अच्छा। यहीं से लोकल से ली है मैंने ये। और ये मेरी घर की बच्चिया है। इसकी माँ को मैं गंगा गाय योजना, हमारी आंचल से एक योजना चली थी। अच्छा। तब मैं गंगा गाय योजना के तहत इसकी माँ को लेके आया था। उसके साथ ये बच्चियां आई थी वहीं से, पंतनगर से। अच्छा। तो ये भी मेरी अब दूसरी ब्यान पे आ चुकी है, तीसरी ब्यान, गाभन भी हो चुकी है, दूध भी दे रही है और प्रेग्नेंट भी है। और मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है और सुना है कि गायों को अगर हम संगीत सुनाते हैं तो उनका जो दूध देने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाता है, उनका मन भी अच्छा होता है। क्या ये एक बातें जो है प्रैक्टिकल है या फिर ये बातें खाली कहने वाली बातें हैं? नहीं, इसमें क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप कर रहे काम, थोड़ा जानूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात पूछी आपने, बहुत अच्छी बात पूछी। बिल्कुल, ये भी मेरा एक विषय है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ उदाहरण। मैंने आपको हकीकत बताऊं, मैं पंडित कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आज तक मंदिर के सामने बैठ के मैंने ना घंटी बजाई है ना शंख बजाया है। अच्छा। लेकिन आध्यात्मिक इतना प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले सुबह मुख हाथ धो के फ्रेश होके गौमूत्र का आचमन और गौ गोबर का तिलक करता हूँ। अच्छा। और उससे आज मेरे पास क्या आत्मसंतुष्टि है, मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को दिखाता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों, खासकर स्वरोजगार के ऊपर। तो इसके लिए मैं एक गाँव से दूसरे गाँव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को खोजा जाए जिन्हें देख के हमारे उत्तराखंड के अन्य लोग भी प्रेरणा ले सके या फिर कहीं के भी लोग प्रेरणा ले सके। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं अपने गाँव से जा रहा हूँ नायल गाँव में, जो कि पड़ता है दूनागिरी से 9 किलोमीटर आगे। सोमेश्वर से इसकी दूरी है 35 किलोमीटर। तो अल्मोड़ा जिले में ही ये नायल गाँव आता है। तो वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ एक फुलारा जी हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि गौ पालन कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया उनका काम है। मैंने आज तक बहुत लोगों की वीडियो बनाई, लेकिन इस तरह का काम बहुत कम लोगों का देखने को मिलता है। तो दोस्तों वहाँ जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड में कौन सी नस्ल की गाय सबसे अच्छी रहती है, जो नया काम कर रहा है उसके लिए। उसके अलावा गाय के चारे के बारे में, उसकी मिल्किंग के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में और भी अन्य चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि ये वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सके। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की खास वीडियो, सीधे ले चलते हैं आपको नायल की ओर। तो जी फिलहाल हम पहुंच गए हैं नायल गांव में और इसी सड़क से हम नीचे को आए थे। दूनागिरी से करीब 9 किलोमीटर आगे ये गांव है। तो जैसे हम सड़क किनारे से देखते हैं तो इस तरह का नज़ारा दिखता है। जो डेयरी का है सेटअप उस तरह का यहाँ से नज़र आता है। नीचे टीन शेड लगे हुए हैं, कुछ जानवर भी यहाँ से दिख रहे हैं और पता चल जा रहा है कि यहाँ पे कुछ गौ पालन संबंधी कार्य हो रहा है। तो नीचे चलते हैं और सीधे देखते हैं किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है और कैसे ये काम करते हैं यहाँ पे फुलारा जी। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं फुलारा जी के घर में और फुलारा जी को लेते हैं अपने साथ और इनसे जानते हैं इनके काम के बारे में। सर स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा सर अपना परिचय दें आप। मैं ब्रिजमोहन फुलारा मेरा नाम है। मैं माँ दूनागिरी के आंचल में नीचे हमारा एक छोटा सा गाँव है नायल, यहाँ पे अपना डेयरी व्यवसाय का काम करता हूँ। डेयरी के साथ साथ अपना पशुपालन और उद्यानीकरण, सब्जी का भी काम करता हूँ। और इसी में मेरे को लगभग हो चुके हैं 25 वर्ष लगभग पूरे हो गए। 26वां स्टार्ट हो चुका है इस काम व्यवसाय को करते हुए। 25 साल हो गए? 25 साल पूरे हो चुके हैं। 26वां लग गया। हाँ, इसमें ऐसा है स्टार्टिंग्स में तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ता है, लेकिन आज थोड़ा सा कारोबार, थोड़ा सा आधुनिकरण, जो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा, तो आधुनिकरण तो हो गया। उससे ज़्यादा सुविधाएं, आज कुछ सुविधाएं भी आज ज़्यादा मुहैया हो रही हैं।
तो उससे आज आसान हो गया है काम करना। बिल्कुल। पहले तो हम चलते भी रहते हैं और बातचीत भी करते चलिए। रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जो है डेयरी लोगों को दिखाता हूँ, किस तरह से आपकी डेयरी है और कैसे आपके जानवर है, उनकी नस्ल कैसी है, वो सब दिखाते हैं। उसके बाद आगे की बातचीत भी जारी रखेंगे। तो काफ़ी बढ़िया माहौल है यहाँ पे। फुलारा जी, कितनी ज़मीन है आपके यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास लगभग ये 4 हेक्टेयर माने 200 नाली जमीन हमारे पिताजी की खरीदी हुई है यहाँ पे। अच्छा। धुनागिरी नायल गाँव में। तो उसी में है, सारे प्लान हो चुका है, भाई बंधु सब बाहर हैं, तो उसी की देखरेख भी हो रही है, साथ में अपना व्यवसाय भी चल रहा है। अच्छा, तो ये इनका सेटअप है, ये पूरा ये गौपालन? हाँ, ये बाहर का इनकी खुली शेड है। इसमें हमारे बड़ी गायें जो अभी धूप तेज हो रखी है, इसलिए वो बाहर बैठना पसंद नहीं कर रही है अभी, तो उनको बंद कमरे में डाल दिया गया है। ये मेरी छोटी बच्चियां हैं। अच्छा। और ये इस साइड में बच्चियां होगा। तो पहले गाय देखते हैं आपकी। चलिए, आपको गाय के बारे में जानते हैं। तो ये दोस्तों इनकी गाय है जो अंदर बंधी हुई है इस वक्त। हाँ, आप देख सकते हैं। अभी ये जस्ट इनको 1 घंटे पहले हमने इस कमरे में रखा हुआ है। अच्छा। तो थोड़ा हो सकता है कि गोबर हो यहाँ पे, आपको लग रहा होगा, लेकिन एग्जॉस्ट फैन है, ऐसी स्मेलिंग नहीं है। आप देख सकते हैं नीचे मैटिंग कर रखी है इनके लिए। अब मैं एक गाय करके। फैन ये है? हाँ, फैन और लाइट भी है इसमें। हाँ, फैन बंद कर, आवाज ज्यादा आती है ना। तो पहले मैं अपने दर्शकों को जो है गाय दिखा देता हूँ। सारी एचएफ नस्ल की गाय है ना? हाँ, इसमें मेरे पास एचएफ भी है। हाँ। और आपका जर्सी क्रॉस भी है। ये जर्सी क्रॉस है। हाँ, इसमें मैं बताता हूँ, ये एक एक करके आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ गाय का। ये सबसे बड़ी गाय, ये सबसे बड़ी गाय है मेरी। अच्छा। इसको हो गए मेरे पास करीब 7-8 साल। अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छी गाय है। ये यहीं की लोकल क्रॉस, एचएफ से लोकल गाय से क्रॉस हुई है। अच्छा। यहीं से लोकल से ली है मैंने ये। और ये मेरी घर की बच्चिया है। इसकी माँ को मैं गंगा गाय योजना, हमारी आंचल से एक योजना चली थी। अच्छा। तब मैं गंगा गाय योजना के तहत इसकी माँ को लेके आया था। उसके साथ ये बच्चियां आई थी वहीं से, पंतनगर से। अच्छा। तो ये भी मेरी अब दूसरी ब्यान आ चुकी है, तीसरी ब्यान, गाभन भी हो चुकी है, दूध भी दे रही है और प्रेग्नेंट भी है। ये मेरी घर की बच्चिया होगी। अच्छा, गाभिन भी है जी। ये कितने, इसकी उम्र क्या होगी? इसकी उम्र हो गई होगी इस टाइम अब लगभग 5 साल। 5 साल। हाँ, तो कितने साल में ये गाभिन हुई? ये लगभग 2 साल मेरी गाभिन, पहला बच्चा दिया था इसने। अच्छा। तो इसके 2 बच्चे हो चुके हैं। अच्छा। अभी इसको लगभग 4थे महीने प्रेगनेंसी इसकी चल रही है। अच्छा। इसने अब थोड़ा दूध कम कर दिया। इसने लगभग मेरे को 20 लीटर के आसपास है, अभी भी ब्याने पे देती है। आजकल 20 कम हुआ है। अच्छा। क्योंकि अब इसको 4 महीने हो चुके हैं। अब ये जो इसके बाद वाली जो बच्चिया बैठी है, ये भी मेरी घर की बच्चिया है। जो अभी आपको बड़ी गाय दिखाई वो सिंग वाली, ये उसकी बच्चिया है। अच्छा। यानी कि सेकंड जनरेशन मेरी है उस गाय की है। उसकी 1-2-3 बच्चियां मैं बेच चुका हूँ बड़ी होके। और ये अभी गाभन नहीं हुई है। अच्छा। ये अभी मिल्किंग में है। अच्छा। इसकी भी बच्ची, अब इसकी एक बच्चा जो बाहर बची है उसको फिर बाद में दिखाता हूँ। ठीक ठीक ठीक। इसकी बच्चा अभी बाहर धूप सेक रही है। अच्छा। और ये मेरी है, इसको मैं वहां से लेके आया था, ये बिना योजना की, इसको मैं अपने उससे लेके आया था। एचएफ गाय है ये। इसको भी मैं पंतनगर से, वहाँ बिंदु खत्ता हल्द्वानी में पड़ता है वैसे। अच्छा। वहां से लेके आया था। काफी दूर से ले गए आप गाय? हाँ, क्योंकि अब मिल्किंग में काम करना है तो दूध के लिए गाय अच्छी ही चाहिए। तो ये इस गाय की ब्याने पे कैपेसिटी लगभग 28 से 30 लीटर की है। अच्छा, जब जाती है। इसको भी 5वां महीना, अभी प्रेगनेंसी भी है इसकी, और आज की डेट में भी लगभग 18-19 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, ठीक हो गया। ये भी मैं अपने ही स्तर से लाया हूँ। आपका पंतनगर में नंगला के पास में कोई काश्तकार से। ये गाय भी मेरी अभी, ये मान के चला, अभी गाभन हुई है। इसका बस जस्ट गाभन होने का टाइम आ गया है। अभी करीब 3 महीने हो चुके हैं इसको ब्याह में। अच्छा, ये बहुत बड़ी गाय है। कितनी बार ब्याह गई होगी ये? अब वहां से मैं खरीद के लाया था, इसको दूसरी ब्याह थी। 2 बारी मेरी बच्चा, 4 बारी ब्याह चुकी है। अच्छा, तो जैसे आप कहीं जाते हैं ना गाय लेने जी, तो आपको ब्याज बताते हैं, तो वो अगर झूठ बोलते तो आपको पकड़ में आ जाती है? का कुछ हद तक तो पकड़ में आ जाता है। एक तो गाय के थनों से भी हमको आइडिया बन जाता है, क्योंकि अब काम करते रहते अनुभव हो चुका है। धार से पता लग जाता है। फिर ज्यादा ही अगर दिक्कत आती है तो फिर हम दांत, मुंह खोल के दांत से भी इसका आइडिया ले लेते हैं। अच्छा। 3 दांत, 4 दांत, 6 दांत में। कई लोग हमारे पहाड़ में तो ऐसे भी होते हैं। मतलब ब्यात का तो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उम्र का पता लग जाता है। अच्छा, कितने साल की है। ब्यात तो हो सकता है किसी गाय लेट गाभन हुई है बच्चिया, तो 4 साल की भी पहली ब्यात मानी जाती है, लेकिन उम्र का पता लग जाता है कि गाय की उम्र क्या हो चुकी है। अच्छा। अब ये 2 गाय है मेरी। इनको मैं पिछले साल NCDC योजना हमारे यहाँ एक चल रही है आंचल में, उससे 2 खरीद के लाया था। ये हमारे राज्य से बाहर की गाय है। उत्तर प्रदेश लगते ही हम इनको खरीद के लाए थे। ये भी मेरे यहाँ एक बारी ब्याह चुकी है। अभी ये गाभन भी हो चुकी है, मतलब एक बच्चा मेरे को लाने के बाद दे चुकी है, और अभी एक प्रेग्नेंट भी है। ये नस्ल तो हॉलिस्टन में ही होगी। ये एचएफ में आ गई। और ये अलग, ये हमारी देसी है, क्योंकि एक गाय में देसी हमेशा अपने पास रखता हूँ। उसका क्या फायदा है, गायों के साथ साथ आध्यात्मिक भी है। देसी गाय का गौमूत्र और गोबर हमारे पूजा पाठ में काम आ जाता है। और ये साहिवाल क्रॉस में है हमारी, तो इसका दूध भी गाढ़ा होता है। इसको हम अपने घर में
पीने के लिए, अपने दही के लिए, अपने यूज के लिए, मतलब या अपनी कोई पूजा पाठ में। घी भी इसका हम घर में बनाते हैं। तो जो इस गाय का दूध होता है, उसके गुण और इस गाय के दूध के गुण में थोड़ा अंतर हाँ, है? दूध के गुणों में भी अंतर होता है और दूध की मात्रा में भी अंतर हो जाता है। ये गाय थोड़ा दूध उसकी अपेक्षा कम देती है। अच्छा। लेकिन इसका दूध अगर हम कहें तो ये एक प्रकार का भैंस के मुकाबले का हो जाता है। गाढ़ा अच्छा होता है और औषधि गुणों से भर। एक तो काले रंग की है, हाँ। छांट के लाया हूँ बकायदा। इसको मैं 72,000 रुपये लेके लगा गया था इसमें। 72,000? क्योंकि एक कलर आप देखेंगे इसमें, कहीं और दूसरा कलर नहीं मिलेगा आपको। पूरा काली है। कपिला गाय है। हाँ। तो उस वजह से भी इसके 5,000 रुपये कीमत बढ़ चुकी थी। अच्छा। क्योंकि कपिला गाय ये कितने के लिए आपने? ये 72,000 की मैंने वहाँ पे नकद खूटे भी गिन के आया था इसके। अच्छा। पहली बात में थी तभी। कहाँ से? ये उस जगह का मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब हमारा उधम सिंह नगर के बाद उत्तर प्रदेश का किनारा शुरू हो चुका था। अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, जैसे कहते हैं कि जो देशी गाय होती है वो थोड़ा चटक होती है। आप देख ही रहे हैं उसका स्वभाव, थोड़ा चटक देख ही रहे हैं। हाँ, और जैसे आप उनको छू रहे थे तो होता कुछ एकदम नहीं, खड़ी तो थी। यही तो इसका एक प्राकृतिक है ना उसमें कुछ। हाँ। क्योंकि ये स्वतंत्र रहना चाह रही है, स्वतंत्र इसको रख नहीं सकता। इनका ये है कि अगर इसके लिए ऐसी 2-3 गायें इसी नस्ल की हो, खोल के इनको खुले बाड़े में रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके साथ रखूंगा ये भिड़ जाएगी इनके साथ खुल, इसलिए ये मतलब ये बंधन पसंद नहीं करती। अच्छा। हाँ, ये मेरी। कहते हैं कि जो देशी गाय होती है वो लात भी उठाती है, मतलब नहीं, लात तो नहीं उठाई, लात मेरी कोई भी गाय नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि लात इसलिए उठाती है गाय कि उसके शरीर में कोई ना कोई कमी रहती है उस टाइम। अच्छा। अगर वो संतुष्ट है, उसको सब चीज टाइम टेबल से मिल रहा है, दूध उसका बना है, तो कहाँ लात मारेगी फिर। अच्छा। अब उसको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरी नहीं कर पा रहे, तो मुंह से तो व्यक्त करेगी नहीं वो, तो पाँव उठा के कुछ ना कुछ करना है उसमें। तो इस मामले में ऐसा मेरी भी कोई भी ऐसी गाय नहीं। थोड़ा अपने ड्रेसअप के बारे में बताइए आप। अब ड्रेसअप तो महाराज ये ऐसा है, मैं हूँ एक काश्तकार। हाँ। अगर इसमें आपकी वीडियो लंबी नहीं बनी है तो मैं एक कहानी और सुनाऊंगा आपकी। ना बिल्कुल, आप सुनाते रहिए कहानी। बहुत क्या है सीन, आज मेरी उम्र हो चुकी है अब 54 साल। जब मैं नवयुवक था, इंटर पास करके दिल्ली गया था, उस टाइम की स्टोरी, ड्रेस की पूरी मूल जड़ बताता हूँ आपको। तो इंटर पास उस टाइम हमारी, क्योंकि प्लॉट खरीदा था, 3 भाई थे 3 बहन थी, मतलब पिताजी भी इतनी गायें तो नहीं थी, खेती से ही हमारा भरण पोषण करके हमको शिक्षा देके आगे बढ़ाया। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन मेरा हुआ था, तो बड़े भैया की, हमारे बड़े भाई साहब भी आज आर्मी से रिटायर हो चुके हैं, दिल्ली में भी अच्छी जॉब कर रहे हैं, संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी बड़ी पैंट को छोटी करके, समझ रहे होंगे, शायद आपने एक दिन देखे नहीं होंगे। तो उसकी पैंट, वो लंबा था मेरे से, क्योंकि आर्मी पर्सन था तो मेरे से लंबाई ज्यादा थी। पीछे हमारी पैंट फटी होती थी, उस पर टल्ला मार के उस पैंट को पहन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने 2 साल की रेगुलर एजुकेशन ली है, आत्माराम सनातन धर्म धौलाकुआं में। तो उस टाइम कहने का मतलब हमारे पास समय था, हमको चीज उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि हम तब जवान थे। आज तो हम काश्तकार हैं, आज हमको इस ड्रेस को पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। आज कपड़े हैं तो आज शौक नहीं है। और फिर ये मेरे व्यवसाय के हिसाब से कंफर्टेबल है, क्योंकि देख सकते हैं इसमें ऐसी जेबें हैं, इंस्ट्रूमेंट से लेके, मोबाइल से लेके, मैं चश्मा यूज करता हूँ, चश्मे से लेके सारी चीजें मेरे को एक जगह मिल जाती हैं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। अब काम करना है, थोड़ी देर के लिए मोबाइल आ रहा है तो जेब, मतलब सारी सुविधाएं इसमें इस ड्रेस में है। तो अब ये जब यहाँ से अपने इस सारे काम को निपटा के जाऊंगा, चेंज करूंगा, इसको टांग दूंगा, शाम को फिर इसी ड्रिल में ये फिर वर्दी पहन के निपट के ही जाऊंगा। तो इसलिए ये ड्रेस मेरी कंफर्टेबल है और कारण आपको बता दिया है। ठीक है महाराज, अब इधर आपको दिखाता हूँ। ये अभी आपने बातों बातों में बताया कि आपने DU से पढ़ाई की थी जी। तो उत्तराखंड के बहुत कम लोगों ने मतलब उस समय में DU से शायद पढ़ाई की होगी, गिने चुने लोग ही उस तरह की शिक्षा ले पाते थे। तो आपने DU से पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, उसके बाद नौकरी भी आपने की होगी, और उसके बाद आप अब जो है गौपालन कर रहे हैं पिछले 25 सालों से। तो क्या ये कहानी थी, थोड़ा इसके बारे में भी विस्तार से बताइए। अच्छा, अब DU की बात है कि पढ़ाई तो हम, क्योंकि और फालतू फंडों में हमारे पास कोई टाइम था नहीं। यहाँ जब हमने इंटर की पढ़ाई की, इंटर पास किया यहीं हमारे द्वारहाट से, तब यहाँ हाई स्कूल ही था हमारे गांव में। आज तो हमारे यहाँ भी इंटर कॉलेज हो चुका है। तो पढ़ाई से अलावा हमारे पास कोई फालतू जो होता था, हम इसी कार्य को करते थे। तो एक प्रकार का पढ़ाई में अच्छा फोकस था हमारा, तो पढ़ाई भी अच्छी थी, डिवीजन मेरे पास ठीक ठाक थी, तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन मिल गया था। फिर पिताजी की, हमारे काश्तकार है, पिताजी भी हमारे बाहर पहले रहे थे, उन्होंने नौकरी की थी, दुनिया देखी थी उन्होंने भी। तो उनकी भी सोच थी कि एक बच्चा मेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर ले, क्योंकि बड़े भाई साहब हमारे इंटर पास करने के बाद फौज में भर्ती हो गए थे, उनको मौका नहीं मिला ग्रेजुएट होने का। छोटा वाला उस टाइम शायद हाई स्कूल में या इंटर में पढ़ रहा था, हाई स्कूल में पढ़ रहा था। तो उन्होंने कहा ये पढ़ने में ठीक है, तो दिल्ली भेज दिया, वहाँ एडमिशन भी हो गया, परसेंटेज अच्छी थी मेरी। तो 2 साल मुझे रेगुलर पढ़ाई की मैंने वहाँ पे, BA फर्स्ट ईयर और BA सेकंड ईयर। थर्ड ईयर में मेरी लग गई थी जॉब, नेस्ले इंडिया लिमिटेड का आपने नाम सुना होगा। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड में मैं एज ए जूनियर अकाउंटेंट वहाँ पे मेरी जॉब लग गई थी। तब इंट्रेंस एग्जाम पास किया था मैंने, तो लगी थी। तो मुझे पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, लेकिन मुझे फाइनल जो करना पड़ा दिल्ली, ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से करना पड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ब्रांच होती है, स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन होता है उसका वो। मतलब लास्ट फाइनल प्रमाण पत्र मेरे को वहां से मिला। तीसरे साल की मेरी पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि जॉब और पढ़ाई एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन मैं 3 ही साल में मैंने BA कर लिया था।
अब कर लिया था सब कुछ, सब ठीक था, भाई बंधु सब सेटल हो गए थे। 5-9 साल नौकरी की मैंने वहाँ पे नेस्ले में। उसके बाद मैं एक झटके में फिर अपना नौकरी छोड़ के आया। उसका कई कारण, सारे कारणों पे तो नहीं जाऊंगा। मेन कारण ये था कि जो ये मधुबन में जहाँ पे आप भी इस टाइम मेरे साथ खड़े हैं, इससे हमें एक बहुत अलौकिक प्यार था। माँ बाप थोड़ा झुक चुके थे, उम्र हो चुकी थी उनकी, वीरान एरिया था ये, तो उनको बुढ़ापे में एक सहारे की जरूरत थी। पैसा तो कहीं भी आदमी में लगन होनी चाहिए, कमा सकता है, ये मेरे दिमाग में आया। तो मैं एक झटके में माँ बाप के लिए ही कहूँगा फिलहाल, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद से मेरा ये सारा कारोबार फल फूल रहा है। तो नौकरी छोड़ के आया और 5-7 महीने में घर में आके मैंने तलाशा कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन लास्ट में मुझे यही लगा कि माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, और ये गौ पालन के अलावा कोई और काम नहीं हो सकता। तो नेस्ले जैसी कंपनी आपने छोड़ दी 1999 में, तब आपका पे स्केल भी ठीक ठाक रहा होगा, क्योंकि हाँ, आपको समय हो गया था, 6 साल हो गया था। 9 साल हो गया था मुझे। 9 साल हो गया तो था। 9 साल में उस टाइम में अच्छी तनख्वाह लेता था। हाँ। अगर उस टाइम की मुझे मतलब 14,000 से 15,000 के बीच मेरे को महीने की तनख्वाह मिलती थी 99 में। तो उस समय आपने इस तरह की नौकरी छोड़ी, तो कभी पछतावा नहीं होता कि आपने यार इतनी बड़ी जगह से नौकरी छोड़ी और वापस गांव आए, इस तरह का काम किया, गौपालन किया, खेतीबाड़ी की? नहीं, पछतावा नहीं था। पछतावा अगर होता तो मैं नौकरी नहीं छोड़ता। मेरे मन में एक जुनून था कि कुछ अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी पितृ और मातृभूमि के लिए किया जाए, अपने लोगों के लिए किया जाए। क्यों नौकरी करें, किसी 2 आदमी को क्यों रोजगार न दें। एक मेरे दिमाग में शुरू से लक्ष्य था, लेकिन मेरे पास तब विषय नहीं था कोई कि मैं क्या करूंगा। लेकिन ये जमीन हमारे पिताजी ने जो हमें विरासत में दी है, इस पे विश्वास था कि ये कुछ न कुछ अनुभव था ही। 3 बहनों की शादी की, 3 भाइयों को पढ़ाया हमको। जब 6 बच्चों को हमारे माता पिता इस जमीन से पाल सकते हैं, तो क्यों मेरा जीवन इसमें नहीं निकलेगा करके मेरे दिमाग में था। तो उसी लक्ष्य से आया। कुछ अपने जो मेरे से पहले इस रोजगार को कर रहे थे उनसे ट्रेनिंग भी ली, घूमा भी, देखा भी, सब कुछ किया। लेकिन बाद में अपना मन एकाग्र करके सोचा कि गौ सेवा भी हो जाएगी, माँ बाप के साथ देखरेख भी हो जाएगी और बच्चों में भी संस्कार आ जाएंगे। तब जब मैंने नौकरी छोड़ी थी, मेरा बड़ा लड़का हो चुका था और 2 छोटे मेरे घर आने के बाद, तो 3 बालक है मेरे। तो वो भी एक फोकस था कि बच्चों को अपनी नजर के सामने रखूंगा। आज के आधुनिक जीवन में अगर शहर में उनको पढ़ाता हूँ तो हो सकता है कि मेरे पास खाली पैसा ही रहेगा, बच्चे मेरे उसमें नहीं कहते हैं कि हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में जो है पढ़ाई की बड़ी समस्या है, मतलब अच्छी शिक्षा नहीं है बच्चों के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने वापस आके जो यहीं पे पढ़ाया बच्चों को, तो अभी बच्चे आपके सेटल हैं ठीक ठाक? वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो अनुभव मेरे पास अपने आप में था कि पहाड़ में शिक्षा है कि नहीं है। आपको अभी बताया मैंने कि आपने खुद क्वेश्चन किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिला। क्योंकि उसी विद्यालय से अगर मैं पढ़ के, आज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा एडमिशन ले सकता है, उस टाइम तब था। उसी विद्यालय में पढ़ के अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के दर्शन कर सकता हूँ महाविद्यालय के, तो मेरे बच्चे कैसे नहीं कर पाएंगे। बस वही है कि बच्चे में लगन, माँ बाप के संस्कार होने चाहिए। तो यहीं से मेरा बड़ा वाला लड़का, जो मैं आपको भी थोड़ी संक्षिप्त, आपने कहा कि सेटल हो चुके हैं, उनकी जानकारी देता हूँ। बड़े लड़के ने मेरा, जो अभी 27 साल पूरा होकर 28वां उसको लगने वाला है, उसने यही हमारे यहाँ 2 किलोमीटर ऊपर राजकीय इंटर कॉलेज धुनागिरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ से उसने हाई स्कूल किया था। तब ये भी इंटर कॉलेज नहीं था, उस टाइम हाई स्कूल ही था ये। तो उसने ब्लॉक टॉपर रहा वो, यहीं से हाई स्कूल, इतने पूरे दोराहाट विकास खंड में टॉपर रहा। उसके बाद उत्तर है। उसके बाद उसने आगे की पढ़ाई दिल्ली से की। फिर उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुंबई से उसने इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से, समुद्री विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। तो लगभग वो पिछले 3-4 सालों में लगभग यूरोप पूरा घूम चुका है। 10 साल का वीजा आज भी उसके पास पड़ा है, यूरोप का व्यावसायिक वीजा, व्यापारिक वीजा जिसे कहते हैं। और आज जैसे मेरे अंदर भाव जागे हैं, उसके अंदर भी जागे हैं कि अब मुझे विदेशी या किसी की नौकरी नहीं करनी। वो आज मेरे साथ इसमें, अब इस व्यवसाय को अपनाने के लिए सक्षम है। और बड़े लड़के आपके वापस आ चुका है और लगभग 1 साल से मेरे साथ काम कर रहा है। उसके आने के बाद मैंने इसमें कुछ चेंजिंग भी की है, कुछ मशीन इससे जोड़ दिया, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ाई, कारोबार बढ़ाया, तो थोड़ा मशीनों की आवश्यकता थी। मशीनों के लिए भी आपको आगे दिखाऊंगा क्या क्या मशीन मैंने इसमें लगा दी है। दूसरे नंबर का बालक मेरा यहीं से इंटर पास करके बीए करके, यहाँ से द्वाराहाट हमारा विश्वविद्यालय करीब होता है 25 किलोमीटर, पैदल जाता था पढ़ने के लिए। और वहां से बीए करने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद, सीधे वो अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उसने एमए किया। अच्छा। और बाकी जितने तमाम एग्जाम है, उतने एग्जामों का भी मेरे को नाम नहीं आ पाएगा। तमाम एग्जाम निकाल के आज वो 3 साल हो चुके हैं उसको, हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में सहायक प्रवक्ता के पद पे काम कर रहा है। और साथ में उसके भी फाइनल ईयर अपना देहरादून यूनिवर्सिटी से पीएचडी, उसकी फाइनल ईयर है, उसकी पीएचडी पूरी हो जाएगी। तीसरा नंबर का बच्चा भी मेरा यहीं से बीए करके गया, इन्हीं गायों की सेवा करते हुए। उसने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमए फाइनल करने के बाद अभी परसों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसका पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो चुका है विद स्कॉलरशिप। उसको स्कॉलरशिप, फेलोशिप भी मिलनी शुरू हो गई। उसके सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है सबमिट हो गए, होली के बाद जाएगा और अपना क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अब कैसे कह सकते कि एजुकेशन नहीं है यहाँ पे,
तो थोड़ा गाइडेंस की और बस उनमें उनके अंदर मैं अपने पिताजी को धन्य बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाई। एक बार यूनिवर्सिटी में अगर जो बच्चा जाता है, बस वही है कि संस्कार अच्छे होने चाहिए। दोनों पहलू हैं, अगर वहां बिगड़ने वाले भी जाते हैं, सुधरने वाले भी जाते हैं। तो मैंने वहां से भविष्य के सपने देखने शुरू किए। तो जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दर्शन किए होंगे, तभी मेरे को ध्यान रहा होगा बनारस नहीं तो इस इतने सुदूर में जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शायद किसी को भी समझ भी नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे वहां जाके पढ़ें, उसका महत्व क्या है। तो वो संस्कार हमारे जब जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलेंगे, वही संस्कार हम अगर आगे करते रहेंगे, तो ये तो संभावना नहीं है कि यहाँ पे संसाधन नहीं है। संसाधन कमल कीचड़ में ही फूलता है। बिल्कुल। तो अभी हम वापस आपके कामकाज पे आते हैं, तो अंदर क्या दिखा रहे थे जी महाराज, मैं ये दिखा रहा था, ये मैंने भी नया सेटअप बना रखा है इनके लिए। यहाँ पे मेरी बच्चियां रहती हैं, जो छोटी वाली बच्चियां हैं। अच्छा, ये छोटी बच्चियां, छोटी बच्चियों का रूम है। साथ में जो गायें अब ड्राई पे आ जाएंगी, सूख जाएगा जिनका दूध, दूध देना बंद कर देंगी, देना बंद कर देंगी, यानी कि उनका ब्याने का नजदीक 2 महीने 2.5 महीने हम छोड़ते हैं, तो वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी फिर, जिससे कि अन्य गायों को डिस्टर्ब, क्योंकि उसका खान पान भी चेंज हो जाता है। अच्छा, उसको भी डिस्टर्ब ना हो, और साथ में उसको ब्याने के लिए कंफर्टेबल जोन मिल जाए, एकांत मिल जाए। उस टाइम बच्चों को मैं अपना ही नीचे जो स्पेस है, अभी इसमें भूसा रखा है मैंने, यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। बस वहां पे यहाँ पे सिर्फ 2 गायें जो ब्याने वाली होंगी वही रहेंगी, उनकी डिलीवरी होगी, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे और गायें डिस्टर्ब ना हो, आराम से इस कमरे में हमारी व्यवस्था से उनकी डिलीवरी हो जाती है। अच्छा, तो ये आपने भूसा एक कोने में रखा? ये भी फिलहाल बारिश से बचाने के लिए, सर्दियों का स्टॉक मेरा खत्म होने वाला है, अब ये रखा है। तो बाहर चलते हैं। अभी आपने खान पान की भी बात की, उसके बारे में भी जानेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं है कि गायों को किस तरह का आहार चाहिए होता है जी। और उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले आपकी ये वाली गायें देख लेते हैं, बच्चियां देख लेते हैं। इनकी क्या क्या उम्र है? ये बच्चियां है, ये भी अभी जो आपको मैंने वो जो एचएफ से बताया था, उसी की बच्चियां है। ये लगभग इसको 1 साल 7 महीने हो चुके हैं। अच्छा, और ये 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अच्छा, 2 महीने? हाँ, 1.5 साल में ये गाभन हो गई है। अच्छा। और शायद ये अब कंफर्म भी हो गई। वैसे अभी 3 महीने से पहले इसको भी वो नहीं करूंगा, चेकिंग नहीं कराऊंगा मैं, लेकिन इसके कुछ लक्षणों से मुझे लग रहा है कि अब ये रह जाएगी। 15-20 दिन बाद इसको डॉक्टर से आके चेक भी कराऊंगा। ये भी घर की बच्चा है। ये सर्दियों की वजह से मैंने भी आजकल नहला नहीं रखी है। अब जो धूप तेज होगी, डेली इनको स्नान भी कराया। तो ये बताइए कि जैसे ये बच्चियां कौन सी वाली? ये बच्चियां, ये सब जो गायें भी गोद बैठी हैं, ये जर्सी में क्रॉस है? ये दोनों जर्सी, अब ये तीनों जर्सी क्रॉस में है, और ये एचएफ में है। तो ये बताइए, आपके पास गायें तो बहुत है, लेकिन बच्चियां बहुत कम है। नहीं, इसका क्या कारण है? अब इसका कारण ये है कि कुछ बच्चियां मैंने लोग मांगते भी हैं। एक ही फसल रखता हूँ, किसी को गिफ्ट में देते हैं, कोई खरीद के ले जाता है, खरीद के देते हैं, या किसी को बछड़े बुछड़े होते हैं तो 1500 रुपया एक्स्ट्रा देके भी उनको चल भाई तो पाल लेना। ये वाली बात है। अब मैं इस पे एक और बताऊंगा, ये बच्चियां जरूर है मेरी, लेकिन इनको ये पता नहीं कि मेरी माँ कौन है। अच्छा। बच्चों को मैं गाय के लिए दुहान के टाइम गाय के पास नहीं ले जाता हूँ। अच्छा। बस उनको एक सिस्टम से मशीन से दूध निकालता हूँ, मशीन के बारे में दिखाऊंगा आपको। और चारा दाना में 2 ही टाइम जानवरों को देता हूँ, दूध मिल्किंग के टाइम पे। अच्छा। तो बच्चों को एक स्केल से, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, इनके लिए मैंने निपल रखा हुआ है, कितनी मात्रा इनकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से इनको अलग बर्तन में ही दूध दिया जाता है। अच्छा। जिससे कि इनको भी डिस्टर्ब ना हो, माँ को भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक, इस तरफ आते हैं। तो आप बताइए कि आप जो है जानवरों को आहार क्या देते हैं, क्या खाना खिलाते हैं? मतलब नॉर्मली तो घास खाते हैं, आहार से आप, लेकिन ये बताइए कितना टाइम देते हैं और न्यूट्रिशन क्या क्या देते हैं? आहार से शुरुआत करते हैं। ये मेरा कल का सरप्लस है, अभी आज की व्यवस्था भी हमारी नहीं बनी है। ये इनका संपूर्ण आहार है मेरा। इसमें अब इसमें फोकस कीजिए, इसमें क्या क्या है। इसमें ये देख रहे होंगे, मक्के की आपकी साइलेज भी है, इसमें गेहूं का भूसा भी है, इसमें हमारे घर के बांस के पत्ते भी हैं। आज इसमें मेरे को हमारे जो घर की जो लोकल सूखी घास होती है वो नहीं काटी कल, क्योंकि होली का सीजन है, मिसेज नहीं थी यहाँ पे। गाजू, हाँ गाजू, वो होली के लिए गई थी, तो मेरे को मैंने भूसा बढ़ा दिया था। नहीं तो वो भी सब इसको हम काटने वाले को चप कटर रखी है इलेक्ट्रिक, इसमें काट लेते हैं, भूसे को तोड़ देते हैं, साइलेज की पिंडियां रखी, इसको उसको मिक्स करके 24 घंटे का एक ही बारी में इसको बना लेते हैं। अच्छा। सिर्फ 2 ही टाइम देते हैं चारा। उसके बाद एक फिक्स स्केल से पर जानवर का, वो एक रूटीन में हमें तोलने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में हमने सारी चीजें प्रैक्टिकली तोल ताल के की, लेकिन आज में तोलने की जरूरत नहीं है। 100-200 ग्राम का ही अंतर है अनुभव से। तो जिस जानवर को कितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसको पैकिंग कर लेते हैं। शाम के टाइम 3 बजे, सुबह के लिए भी और शाम के टाइम के लिए। तो दूध निकालने से पहले इनको ये पहले चारा डाल देते हैं और एक ही टाइम चारा देते हैं। वही सेम सुबह की व्यवस्था होती है। ये तो हो गया चारे की व्यवस्था। अब आती है प्रबंधन और पशु आहार की। पशु आहार, न्यूट्रिशन जो आपने पूछा, न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताते हैं। ये भी भूसा रखा है, ये भी वहाँ पे जोगो कमोल से इनका मतलब ड्राई राशन जो रखा है। ये मेरा है इनका पशु आहार का भंडारण का कक्ष। वैसे पहले मेरी गौशाला थी ये, जब मैंने शुरुआत किया था 5 गायें इसमें मैंने पाली थी। अच्छा। जब हम बच्चे पढ़ते थे, हम दोनों मियाँ बीवी करते थे, क्योंकि वो टाइम थोड़ा बच्चों को भी देना पड़ता था। तो स्टार्टिंग मैंने इसी से की थी। आज भी वो नाद बड़ी पड़ी है, क्योंकि मुझे दिक्कत आने पे ना
पचीने का। ये पशुआहार हमको आंचल से मुहैया होता है। इसमें मेरे पास कई न्यूट्रिशन इनके लिए, तो पशुआहार आंचल का हो गया हमारा। इसमें गेहूं का मोटा वाला चोकर आप देख रहे हैं, ये इनका स्केल होता है डालने के लिए। पता है मेरे को भी, हम 3 जने इसमें काम करते हैं, मैं, मेरी मिसेज और मेरा बालक, सबको पता है कि किस जानवर को ये क्या स्केल से देना है। नाप तो सारी इस कटोरी की फिक्स है। ये मोटा चोकर है, ये बारीक वाला चोकर होता है, ये भी गेहूं का ही है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे 2 चोकर आपने दिखाए तो बात आ गई। तो कहते हैं कि कोई कहता है कि मोटा चोकर अच्छा होता है, कोई कहता है कि बारीक चोकर अच्छा होता है, क्या है? इस पे भी मैं अपना मेरा एक अनुभव बताऊंगा आपको। हालांकि मैं मतलब इसमें कोई दावा नहीं कर सकता हूँ। मोटा चोकर मैंने अनुभव किया कि बच्चियों के लिए ज्यादा बेटर है। छोटी बच्चियां जो है, हाँ नहीं, छोटी बच्चियों के लिए। क्योंकि इनको बारीक इनके अभी आते हैं, स्टार्ट कर रही होती है कोई भी चीज को ऑब्जर्व करना, तो इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। मोटा चोकर छिलका ज्यादा होता है, तो ये इसलिए मैंने बच्चों के पर्पज से ज्यादा रखा है। इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत आटे का भी अंश हो जाता है, बारीक है ना, तो ये मिल्किंग वालों के लिए हो जाता है। इससे इसको अगर बच्चों को देंगे, उनकी आंतों में थोड़ा ऐंठन पैदा करेगा, थोड़ा उनके लिए हार्ड हो जाएगा। हाँ, तो एक स्केल से ये भी देते हैं। उसके बाद ये मेरे पास देखेंगे आप, डीओसी बोलते हैं इसको, चावल का जो वो होता है आपका पीठा बोलते हैं हमारी भाषा में, चक्की से। इसमें चावल के कण भी मिलेंगे और सेकंड नंबर का भूसा भी मिलेगा, और वो लाल पदार्थ लेयर होती है, पीठा बोलते हैं, वो मिलेगा। ये दूध वालों के लिए हुआ। और ये सरसों की खली अभी मंथन चल रहा है, ये पिछले महीने का स्टॉक है, ये 2-3 दिन में फिर ये स्टॉक कर जाएगा। मैं महीने का स्टॉक एक बार ही लेता हूँ उसको। ये सरसों की खली है, मिल्किंग और बच्चों के लिए भी, बच्चों को शाइनिंग लाने के लिए बढ़िया रहती है। हाँ। ये कितना देते हैं, जैसे आप 1 कटोरी देते हैं? ये नहीं, 200 ग्राम पर डे, प्रतिदिन, प्रति जानवर, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, भिगा की सब एक साथ मिक्स होगा। इसका भी तैयार रूप आपको दिखाऊंगा। बाकी ये मोटा नमक खिलाना कितना जरूरी है? 30 ग्राम प्रति एनिमल, प्रति जानवर को प्रतिदिन, और ये छोटी बच्चों को 15 ग्राम प्रतिदिन नित्य दाने भूसे में देना है। ठीक हो गया नमक? हाँ, नमक खिलाना बहुत जरूरी है। नमक खिलाना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो अब मैंने आज कल तक पोल्ट्री भी थी मेरे पास, ये पोल्ट्री का डिपार्टमेंट था, मैं उनका अभी भी थोड़ा बहुत राशन बचा पड़ा है, लेकिन पोल्ट्रिकल मैंने किसी को मुर्गियां दे दिया। मुर्गियों का काम मैंने। चलो वापस आते हैं। तो ये मिक्स करके आपने रखा है कहीं पे? ये मिक्स करके मैं सुबह का तो इनको हम खिला चुके हैं। अब मैं जो शाम के लिए हमने भिगा रखा है, मतलब अभी तैयार कर चुके हैं, भिगाया नहीं अभी, भीगेगा वो खिलाने से आधे घंटे पहले, उसको आपको दिखाता हूँ। वो दिखा दीजिए। तो थोड़ा साइलेज के बारे में भी उससे पहले मैं जान लूंगा। जी बताइए। ये साइलेज जैसे आ रहा है आजकल का, कुछ सालों से चल रहा है, क्या है साइलेज और कितना इसको खिलाने से जानवरों में दूध बढ़ रहा है, या फिर फैट बढ़ रहा है, या फिर कुछ और फायदा हो रहा है, या फिर कुछ और लाभ मिल रहा है, उसके बारे में आप बताइए। साइलेज से, हाँ, साइलेज के लाभ ही लाभ है। साइलेज से एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये हो रही है कि हमारा हरा चारे की जो समस्या सारी खत्म हो जाएगी। साइलेज है क्या, पहले थोड़ा ये साइलेज, ये हमारे पहाड़ में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। समझते। देवनागरी बेल्ट में तो साइलेज बहुत चल रहा है लगभग, लेकिन सोमेश्वर बेल्ट में कम है। साइलेज का ये है, जो मक्के का है, ये मक्के का जो भूसा कटिंग करके उसका बनाया जाता है। और मक्के की कौन सी अवस्था होती है, क्योंकि मैं तो जहाँ ये साइलेज बनता है वहां पे भी गया था स्टार्टिंग में। ये जब हमारे मक्के के पेड़, आप सभी जानते हैं मक्के के पेड़ होते हैं, काफी लंबे जो होते हैं, मेरे ख्याल से 6 फीट तक के हो जाते हैं। तो जिस टाइम मक्के उस पे आने शुरू होते हैं, मक्के के पेड़ में दूध वाली अवस्था में जब मक्के रहते हैं, उस टाइम इसको काट दिया जाता है। जब फ्लावरिंग का टाइम जिसे बोलते हैं, जिस टाइम इसमें फूल, और हमारी भाषा में प्योली आना बोलते हैं ना, जिस टाइम मक्के में प्योली आती है, उस टाइम इसको मक्के को काट लिया जाता है खेत से। और ये तो खैर छोटी मशीन है, लेकिन वहाँ प्लांट में इसको बड़ी मशीन से काट लिया जाता है। उसके बाद इसको एयर टाइट, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाता। लोगों की भ्रांतियां हैं कि इसमें केमिकल होता है, ये होता है, ये अपनी प्रोसीजर से इसमें एक स्मेल आती है। इसको उसी टाइम एयर टाइट मशीन के द्वारा ही पैक में बंद कर दिया जाता है, बस। और बाकी इसमें कोई भी चीज मिश्रण नहीं है। एक तरह का हरा चारा है। हरे चारा, बिल्कुल हरा ही, फ्लावरिंग, फ्रीज, मतलब जो लंबे समय स्टोरेज हो गया। अब इसमें यह है कि ये कहीं से कटफट लग गया तो उसको पहले खिलाना है। सावधानियां बरतने की पहले सावधानियां बताता हूँ। कहीं कट लगा है उसको पहले खिला देना है। कहीं पे फंगस या चाव बोलते हैं हमारी भाषा में, वो लगा है, उसको बिल्कुल जानवर को देखना खिलाना है। जैसे कभी किसी पार्ट्स में आता है, मेरे खेत में पड़ा है वो, उसको हम निकाल के फेंक देते हैं, उसको गोबर में डाल सकते हैं। फंगस जिसमें है, चाव बोलते हैं इसे। 2 चीजें। और तीसरा, इसको अगर ये हमने यूज में, हमारा जैसे मेरे पास तो जानवर है, मेरे तो एक दिन की 2 पिंडियां लगती हैं। जिसके पास कम जानवर है तो उसको इस तरीके से काटे वो, कि जितना यूज में उतना निकाल के बाद उसी तरीके से कम सील हो जाए। वो सील नहीं मतलब बंद, उस पर हवा ना लगे। उसमें एक तो उसमें मुर्रे नहीं बैठेंगे, इसमें अगर मुर्रे मच्छर बैठने शुरू हो गए तो उसमें बैक्टीरिया पैदा करता है, उससे जल्दी फंगस बनती है। और दूसरा, हवा अगर इसकी जो वो निकल रही है तो उससे भी इसमें सड़ने की ज्यादा संभावना बनती है। जो छोटे स्केल पे खिला रहा है तो उसको एयर टाइट कर देना चाहिए कम से कम। दूसरा नहीं तो कट्टा डाल दो उसके ऊपर से, जिससे हवा बंद हो जाएगी। अब जानवरों में क्या लाभ है? अब इसके लाभ मैं आप बताता हूँ। एक तो सबसे पहला लाभ है कि हरे चारे की जो उपयोगिता होती है वो इसमें लगभग पूर्ण है। हरा चारे से क्या फायदा होता है हर पशुपालक को पता ही है।
प्रथम। दूसरी बात यह है कि इससे जानवर का फैट और एसएनएफ भी बढ़ रही है, अगर रेगुलरिटी से अगर एक नियमित, लेकिन यह है कि स्केल से एक मात्रा से ज्यादा नहीं। मेरे जो जानवर आपने देखे अभी, इनको मैं दिन भर का इसको 30 किलो तक का दे सकता हूँ। एक जानवर 30 से ज्यादा देने में फिर ये ओवरडोज हो जाएगी। अच्छा। और 30 से कम देने में अगर कम उपलब्ध है तो फिर हमको भूसा मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगर इसी पे हमने जानवर पालना है, हालांकि इसी से जानवर पालना चाहिए, इसमें जानवर गोबर पतला कर देगा अगर ज्यादा मात्रा खिलाएंगे तो फाइबर की कमी हो जाएगी ना शरीर में। तो उसके लिए इसमें ये मान के चलें 60% और 40% का रेशियो रखें। 60% भूसा नहीं साइलेज और 40% भूसा रखें। उसके बाद जानवर को हमको कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। चारे में केवल पशु आहार पे नहीं है। बस फिर पशु आहार वो तो फिर आप खिला देते हैं, क्योंकि हमारा अगर हाई यील्डिंग ज्यादा दूध देने वाला जानवर है तो उसको तो फिर पशु आहार देना ही पड़ेगा। और बस साइलेज का ये साइलेज बहुत अच्छी उपयोगी चीज है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग जो है आप तो आंचल से जुड़े हुए हैं। जी, आंचल से जुड़ा, लेकिन बहुत सारे लोग आंचल से नहीं जुड़े हुए हैं। तो क्या फायदा होता है आंचल जैसी संस्था से जुड़ने का किसान को, और क्या नुकसान होता है नहीं जुड़ने का? क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि आंचल जो है रेट नहीं देता, दूध के उतने भाव नहीं देता बाजार में। जैसे अगर दूध 60 रुपए है तो आंचल में 40 रुपए मिल रहे हैं, 35 रुपए मिल रहे हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या फायदा है कि जो आप आज भी जो है इतना बड़ा काम करें लेकिन आंचल से जुड़े हुए हैं? चलिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा, इसके पहले पहलू पे जाते हैं कि अगर हम मार्केट में प्राइवेट और सरकारी संस्था की बात आ रही है ना, थोड़ी देर के लिए अगर हम मार्केट में प्राइवेट में दूध बेचते हैं उसमें पैसा तो हमको अच्छा मिल सकता है, लेकिन उसमें हम क्या कहलाएंगे? दूध बेचने वाले। हमारे साथ एक पीछे पूरा लंबा चौड़ा परिवार और एक संगठन नहीं होगा। पैसा तो मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखें, ये तो डायरेक्ट पैसा हमको लग रहा है कि हम 40 का बेच रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब आप भी हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ, उसमें कुछ मिनरल तत्व की कमी है। ये पकड़ने के टिप्स होते हैं, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वायर कर रखा है। ये आजकल ये खुरिया चारा बदलते समय ही होती है अक्सर ये चीजें। अच्छा, अरे जैसे वो ये अब चाटने लग गया ना, इसके 2-3 जिंक और कोबाल्ट वगैरह 2-3 चीजों की कमी है। अभी होली पे गए हैं डॉक्टर साहब घर अपने, तो वो लेके आएंगे। ये भी एक सीखने की चीज है, करत अभ्यास में जड़ में। अच्छा, जैसे ये इन्होंने जो है दांत से कुरेद के ये एक तरह से ये खा भी दिया है। हाँ, ये मिनरल तत्वों की कमी है, खनिज लवणों की कमी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि लवणों की कमी ये ग्रोथ कर रहे हैं जो जानवर, उनको कुछ तत्व, इनका बैलेंस अभी थोड़ा बिगड़ा, क्योंकि ये अभी बात की लकड़ी चेंज हो रहा है चारा पे। चेंज होते टाइम इनके थोड़ा सा मिनरल तत्वों में डिस्टर्बेंस आती है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस कह लो इसको, या मिनरल डिफिशियंसी कह लो। तो वो चीजें हैं। अब ये इसके रिकवर के लिए 2-3 दिन में, होली की छुट्टी के बाद तुरंत इसको पाउडर आएगा, खिलाएंगे, 4-5 दिन में सही हो जाएंगे। अच्छा, चलिए, ये तो ये था। हम चल रहे थे मार्केटिंग पे ना, चल में, और क्या सब खुद के दम पे, प्राइवेट। हालांकि देखिए, 2 तत्व हैं। अगर खुद के दम पे करना है तो इसको बहुत बड़ा रूप देना पड़ेगा, हमें अपना एक ब्रांड लेके मार्केट में जाना पड़ेगा, तब तो आदमी कह सकता है कि मैं खुद के दम पे बेच रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ एक नेतृत्व होगा, ब्रांड होगा उसका। खाली दूध लेके अगर मार्केट में जा रहा हो, दूध बेचने वाला दूध बेचे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। खैर, मेरा सिद्धांत वो भी नहीं है। हम जुड़े हैं एक बहुत बड़े संगठन से, एक परिवार से, जिसमें मान के चलें आप जिला स्तर से लेके हमारे ये समिति का छोटा सा एक, मैं अगर देखा जाए कर्मचारी भी माना जाता हूँ, क्योंकि सचिव पद भी मेरे पास है। तो हमारा एक परिवार जुड़ा है। एक फायदा तो यह है मुझे, सिर्फ एक पैसे के लिए अगर हम मार्केट भागे तो अब मैं आंचल के दूध की जो पैसा जरूर कम है, लेकिन उसकी सुविधा अगर देखा जाए, कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, हमको उसमें फायदा, मैं तो अपने को फायदा मिल सकता है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ क्या सुविधा दी है? देखिए, सुविधा नंबर 1, आंचल हमारा दूध घर से उठा रहा है। आंचल हमारी जो संस्था है वो हमको घर से, हम एक एज ए काश्तकार अपना दूध इज्जत से अपना दे रहे हैं। नंबर 2, पैसे पे हम किस पे निर्भर नहीं है, सीधे हमारे अकाउंट में आ रहा है पैसा। किसी से कोई इसमें कोई दोगलिया नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई। यहाँ ठीक है, मानक हमारा है, मानक के आधार पे हम दूध ला रहे हैं, तो हमको रेट अगर सही मानक का, जैसे मैंने तब जर्सी क्रॉस भी, HF और साहिवाल भी जो पाल रखी है, इनका बल्क अगर बना दिया जाए तो लगभग आज की डेट में 35 से 40 रुपए लीटर हमको दूध प्रथम दर हमको मिल रही है। उसके बाद 4 रुपए हमको आज गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही है। अच्छा, 35 रुपए में 4 रुपए और जोड़ो, 35 से 40, मतलब 40 में और जोड़ो 44, 4 रुपए हमको सब्सिडी नहीं, वो अनुदान राशि गवर्नमेंट दे रही है, प्रोत्साहन राशि दे रही है, प्रोत्साहन राशि, तो वो डायरेक्ट मिल रहा है। अगर मार्केट में देते हैं वो हमारा नहीं मिल रहा है। उसके बाद हमें अगर समिति सही ढंग से काम कर रही है तो लगभग मान के चले, जहां तक मैंने कैलकुलेट किया, मैं 2023 तक का अपनी समिति का पूरा बोनस वितरण कर चुका हूँ, तो बोनस का भी अच्छा खासा ज्ञान हो चुका है हमें। तो अगर कैलकुलेट करें उसको तो लगभग 50 पैसे प्रति लीटर साल भर का रेट वहां से मिल जाता है, 50 से 1 रुपया। अच्छा, उसको कैलकुलेट, जो बोनस हमें मिलता है साल भर में, जो समिति का प्रॉफिट होता है, बोनस खर्चे निकाल के बोनस मार दिया जाता है काश्तकार को,
तो 1 रुपया मोटा मोटा वो जोड़ देते हैं हम, वो इंक्रीज हो जाता है हमारा, बढ़ 1 जाता रुपये कितने में? है 1 लीटर पे। 1 लीटर औसत अगर हम साल भर के आ जाते हैं बोनस राशि से, उसको कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट के आधार पर होता है, लगभग 50 तो कम से कम मिलता है, 50 से 1 रुपये के बीच में होता है, वो मिल जाता है पर लीटर। अब ये साइलेज आप देख रहे हैं, मार्केट से अगर इसको हम लेके आते हैं तो इसकी कीमत आज 11 रुपए किलो हो चुकी है लगभग, और हमें ये लगभग 70% सब्सिडी पे मिल रहा है। ठीक, तो ये मान के चले हमें ये आज की डेट में लगभग 4 रुपए में यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक, 4 रुपए प्रति किलो। प्रति किलो। अब कितना हो गया अंतर आपका? ठीक, काफी 11 और 4 7 रुपए का अंतर ही हो गया। तो एक जानवर को अगर हम 30 किलो दे रहे हैं, इसी पे निर्भर, बाकी कैलकुलेट छोड़ो, 30 किलो तो 7 या 21 कितना, 210 रुपए का एक जानवर के लिए प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, 7 रुपए पर केजी पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दूध में कीमत में जुड़ रहा है। भूसा अगर जो आपको दिखाया भी, वो गोदाम में भी इधर भी भूसा अगर हम मार्केट से लाते हैं तो भूसे की भी डायरेक्ट कीमत वही आज की डेट में 12, 14, 15 भी हो जाती है सीजन के हिसाब से, तो वो भी हमको लगभग 6 रुपए किलो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दूध के रेट ही में तो इंक्लूड हो रहा है ना। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि अगर जैसे आप कभी कोई जानवर जोड़ना चाहते हो अपने लिए, मतलब नया खरीदना चाहते हो, उसमें भी या फिर तमाम बिल्कुल सारी सरकारी योजनाएं, कोई मशीन अगर आप खरीदना हाँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये तो मैंने बहुत पुरानी मशीन है, मैंने खरीदी थी। अब ये पुरानी हो भी क्या आंचल की तरफ से कोई मशीन के साथ ही दिखा देता हूँ आपको। ये पुरानी मशीन मेरी बहुत पहले से, इसको 15 जब से मैंने व्यवसाय किया उसके 8-10 साल बाद लाया था हमें, तो चलिए, लेकिन पुरानी हो चुकी है, इसके स्पेयर पार्ट नहीं है आज, मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये खराब हो जाएगी, मेरा काम अटक जाएगा करके परसों भी हमारे यहाँ से स्कीम आई थी 60% सब्सिडी पे, तो ये मशीन मैंने स्पेयर में रखी है। इसकी मार्केट में अगर हम कीमत जाते हैं तो 60% सब्सिडी आप कैलकुलेट कर ले, मैंने इसमें सिर्फ 8,000 रुपए जमा करके, 8,000 रुपए मेरी ये घर पहुंची मशीन कि कभी वैकल्पिक व्यवस्था, अगर इसमें कोई पार्ट खराब हो गया तो इसको इंस्टॉल करूंगा, उसको ठीक करने तक काम कर लेगी। तो ये मशीन अगर मार्केट से लेता हूँ कम से कम आज की डेट में 20,000 के आसपास मिलेगी। अच्छा, तो ये भी सारे उसी में हमारा है। जितनी तमाम सरकारी सुविधाएं एनसीडीसी से अभी आपको गायकवाड़ इंट्रोडक्शन का बताई थी, इसमें हमें शायद मुझे 50% 75% अनुदान मिला था इसमें, गाय लेने में 2 गायों का यूनिट था। अच्छा, जैसे आपने सपोज करो 1 लाख की गाय ली, 1 लाख की गाय ली, तो आप केवल 25,000 रुपए देंगे? हमने 25,000 का ही उसमें निवेश करना है। 75,000 में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उसमें कई चीजें आती हैं, बीमा सारी सुविधाएं दे रही है। अच्छा। तो ये चीज हमें मार्केट में नहीं मिल पाएगी या प्राइवेट दूध देने में नहीं मिल पाएगी, एक संगठन ही देगा। और सीधे हम एक सहकारिता से जुड़े हैं, एक दूसरे के प्रति पूरे गांव में एक सामंजस्य बना है, एक पारिवारिक माहौल बना है, संघ से जुड़े हैं, उनका दर्द हमें मालूम है, हमारा दर्द उन्हें मालूम है। मार्केट में दूध बेचेंगे, इधर आए दूध, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वहाँ ये सब फायदे हैं, ये सारे फायदे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हाँ, या तो बहुत बड़ा एक बने, अपना ब्रांड बना के चले बाहर मार्केट में, आदमी अपने दम पे सब कुछ करे तो तब तो ठीक है। बाकी अगर 10 लीटर 20 लीटर 50 लीटर दूध लेके मार्केट में घर घर डोर टू डोर सेवा देंगे, उससे तो 1000 गुना अच्छा आंचल में दे। एक सहकारिता से जुड़े, सरकारी योजना का फायदा लें, सरकार आ सारी योजनाएं दे रही है, तो ये इसका मैंने। तो अब आपकी थोड़ी मशीनें देखते हैं, मशीनें दिखाते हैं आपको। दूध आप धोते हैं, मशीनों से धोते हैं या फिर हाथ से धोते हैं? नहीं, करीब मेरे पास भी 7 गाय हैं, 6 गायें मशीन से दूध जाती हैं, 1 गाय हाथ से धोती है। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि गायों को आदत बनी रही। जैसे आज पहली गाय को हाथ से धो दिया, बाकी पे मशीन लग गई। अच्छा, नंबर एक बार 7वें दिन फिर उसका नंबर आ जाना है, जिससे कि हर गाय को ये भी रहे कि हाथ की भी आज कभी बेचनी है हमने, तो वहां मशीन उपलब्ध नहीं होगी तो उसको आदत नहीं रहेगी, बिक नहीं पाएगी या अगले आदमी को दिक्कत आएगी। तो उसका रूटीन भी बने रहे, हाथ भी पहचाने, क्योंकि हाथ से दूध निकालने में इतने जानवरों का टाइम वेस्ट ज्यादा होता है और समय लगता है, परेशानी कठिनाइयां होती है। गाय को भी दिक्कत है वैसे देखा जाए तो। अगर जो गाय को आदत बन चुकी है, वो मशीन से बहुत आसान है दूध निकालना, और गाय को 80% थन संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं उससे, मशीन अगर हमने सफाई से यूज की है तो थन संबंधी 80% बीमारियां दूर हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, 80% बीमारियां हमारे हाथों से और दूध निकालने के तरीके से आती है। थोड़ा आपकी मशीनें देख लेते हैं। मशीनें ये अभी ये मशीनें मैंने बाहर रखी हुई है, इनमें आवाज, इसमें मोटर लगी हुई है, वैक्यूम बनता है, ये थोड़ा सा शोर करती हैं, तो जिससे, हाँ मैं कह रहा हूँ, जिससे जानवर डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने बाहर कर रखी है। अच्छा, नहीं तो इनको हम अंदर भी कर सकते थे। तो जो वैक्यूम बनेगा, पाइप के द्वारा इसमें वैक्यूम गया अंदर, स्विच ऑन ऑफ अंदर ही रखा हुआ है, ये पाइप के द्वारा ये वैक्यूम बनाएगी और आगे का काम दूसरी मशीन करेगी, वो आपको दिखाऊंगा। ये मेरी अभी नहीं लेके आया हूँ क्योंकि जानवर बड़े हैं, ये मेरी बहुत पुरानी मशीन है। इसकी ये जो मशीन है, ये भी आंचल देती है? नहीं, ये दोनों मैंने अभी फिलहाल तो इन पे भी कोई योजना नहीं चल रही है। ये मेरी रिक्वायरमेंट, मेरे को जरूरत थी, तो इसलिए मैंने आज से 4-5 साल पहले खरीदी थी। अब एनिमल जनसंख्या बढ़ने से मैं बड़ी वाली मशीन को जाऊँ, इसमें और ज्यादा स्पीड है इसकी। तो ये जो पाइप, तो जैसे एक जानवर को दूधने में, जैसे आपका एक जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है, तो उसको धोने में कितना टाइम लगता है? मतलब थन धोने से लेके बाल्टी साइड रखने तक करीब 7 मिनट,
6-7 मिनट। 7 मिनट। हाँ, मशीन जहाँ से लगे 5 मिनट के अंदर में है। और यही काम हाथ से करोगी तो उसमें कम से कम 25-20 मिनट तो लग ही जाते हैं। 20 मिनट। 20 मिनट लगते हैं। तो जितने में मैंने लगभग आइडिया लगाया, हाथ से जो दूध एक गाय का निकलेगा उतने टाइम में लगभग 2 से 3 गायें दूध लेती है। ओके, अब दूसरे सेक्शन में आ गए हैं। अब ये सेक्शन है मेरा, ये स्टोरेज भी है, ये मेरा कलेक्शन सेंटर भी कह सकते हैं इसको आप। तो चलो मशीन पे पहले हम चल रहे थे। मिल्किंग मशीन जो आपको अभी बाहर दिखाई मैंने, वो तो था उसका मोटर और वैक्यूम सिस्टम। ठीक। उसके बाद ये बकेट है हमारी उसकी दूध निकालने की। जो पाइप आपको अभी दिखाया काला वाला, वहाँ वैक्यूम बना के लेके आएगा। तो उस पाइप को हम इस नोजल पे फिट कर देंगे। इस यहाँ पे वो पाइप को इसमें फिट कर देंगे। ये इसको बोलते हैं पल्सेटर। इसमें से टक 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 आवाज शुरू हो जाएगी कि स्पीड बन चुकी है मशीन की। अच्छा। उसके बाद इसमें एक नॉब होता है स्विच, इसको यूं उठाएंगे, ये मशीन काम करना शुरू कर देगी। ठीक हो गया, ये अभी लॉक कर रखा है मैंने। ये हमने उठाया जैसे ही इनमें वैक्यूम बनना शुरू हो गया। यहाँ से मतलब ये हवा अंदर को खींचेगी। हाँ, ये बारी बारी से 4 थोड़ में लग गई। अच्छा। बस इसको छोड़ देना है फिर हमने। अच्छा। अब देखते रहना है कि दूध निकल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे दूध निकलते रहना है, देखना है, इसको रोज साफ करना पड़ेगा? ये पर डे इसकी सफाई होती है। दूध निकलने के बाद सारी गायें धोने के बाद इसको गर्म पानी से सफाई। अच्छा, जो ये मशीनें होती है इसमें कुछ ऐसा भी रहता है कि थन का साइज बड़ा है छोटा है, ये सब में फिट आ जाती है? इसमें हमारी ये उंगलियां है ना, छोटी उंगली से लेकर बड़ी उंगली तक, कोई भी ये इससे पतले थन में भी काम कर लेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो ये वॉल्व बने हैं, रबर बने हैं, ये उस हिसाब से थन के साइज के हिसाब से पकड़ बनाते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बकरी का भी दूध निकल सकता है, लेकिन बकरी के दूध की मात्रा कम होती है, पाइप में ही घूमता रह जाएगा। मतलब इतने छोटे थन का भी दूध निकल जाएगा कहने का मतलब। ठीक हो गया। बस उसके बाद दूध निकला, बाल्टी में स्टोरेज हो गया। 30 लीटर की बाल्टी है ये। लगभग 2 गाय में इसको एक बारी फिर स्टोरेज से पलट देता हूँ। मैंने अब ये तो मेरी नई मशीन है। पुरानी मशीन वो वाली मशीन का भी रखा है, कभी खराब होती, क्योंकि अब मैं एडवांस में इसे चलना पड़ा है। मशीन खराब हो गई तो हमारा हल्द्वानी या रुद्रपुर से पहले इन चीज की स्पेयर मिलती नहीं है। तो जब तक उसको रिपेयर करें, इसलिए मैंने जो अनिवार्य चीजें हैं 2-2 सेट रख लिया अपने पास, जिससे कि यहाँ काम ना रुके। ठीक। इसके बाद ये दूध हमने ये मेरे को आंचल से मिले हमारे वहां से दुखसंग से। दूध आया थन से निकल के, हाथ उसमें लगे नहीं, साफ सुथरा है। इसमें जाली फिल्टर लगा के छन्नी से इनमें स्टोर कर देते हैं। ऊपर से जाली रखी और डाल दिया, छन्नी लगाई, दूध स्टोर कर दिया और बटन ऑन किया, ये इसमें चिल्ड हो जाता है। अच्छा, ठंडा हो जाता है। ये इसका सिस्टम होता है यहाँ। मतलब अभी तो हमने सफाई के लिए निकाल के। अच्छा, फ्रीज टाइप का है ये क्या बोलते हैं इसको? रेफ्रिजरेटर कैन बोलते हैं इसको। अच्छा, रेफ्रिजरेटर। हाँ, इसमें तापमान मेंटेन करने का भी होता है, जिस हिसाब से हमने सर्दी और गर्मी के हिसाब से इसको हम रात भर के लिए ऑन रखेंगे। जो टेम्परेचर में जो हमको रिक्वायरमेंट है कि हमको 0 में ले आना है, तो अपने आप कट हो जाएगा। ये सिस्टम है इसके। 2 ये स्टोर हो गया, अगले दिन इनको अपना साफ सुथरे कैनों में रखा और आंचल के लिए रोड है। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये बताइए, इतने साल के अनुभव के बाद क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में अगर कोई युवा डेयरी का काम या गौपालन का काम करे तो कितनी परेशानियां हैं, कैसी संभावनाएं हैं? क्या उसका घर बहुत अच्छे से चल सकता है या फिर नहीं? और कितनी गायों से कोई शुरू करना सकता है और कौन सी गायों से उसको शुरू करना चाहिए? देखिए, इसमें शुरू करने के लिए तो मैं कहूँगा कि 2 गाय से शुरू करे आदमी, क्योंकि स्टार्टिंग में अनुभव लेना होता है। एक साथ अगर 4-5 गाय एक साथ बंदा कोई नया नवयुवक काश्तकार ले आएगा, तो हो सकता है उसको कंट्रोल करने में या उसको मैनेज करने में, क्योंकि प्रबंधन बहुत बड़ी सबसे इसमें फैक्टरी चीज है प्रबंधन। आप देख रहे होंगे तमाम उस स्टोर से उस स्टोर तक काफी मैनेजमेंट है। अगर ये भी ऐसा मैनेजमेंट है कि कम से कम 200 किलोमीटर से पहले ये चीजें उपलब्ध है नहीं यहाँ। अगर इसमें अब जानवर को हमने लत तो डाल दिया साइलेज की, 2 दिन में अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, जानवर का प्रोडक्शन जो होगा बिल्कुल एकदम डाउन हो जाएगा। और फिर उसको अगर घी भी खिला देते हैं ना, तो उसको उस स्केल पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैनेजमेंट जितना वो कंट्रोल कर सके, स्टार्टिंग में अगर 10 गायों का करेगा, हो सकता है कि मैनेजमेंट में कहीं दिक्कत आ जाएगी, उसका जो है व्यवसाय शुरू करने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अपने सीमित संसाधनों से स्टार्टिंग 2 से करे, उनसे सीखे। और जैसे मैं एक 10 लीटर दूध वाली गाय लेके आता हूँ, मेरे वहां जिस दिन उसने 11 लीटर दूध दे दिया, तो मुझे मान लेना चाहिए कि मेरे पास मैनेजमेंट अब हो चुका है, तो मुझे तब 15 लीटर वाली दूध गाय के लिए कदम उठाना चाहिए। मेरा कहना ये मेरा एक अनुभव है। तो कौन सी नस्ल सबसे बेस्ट है? नस्ल यहाँ के लिए मिक्सिंग रखें, इसलिए रखें, अगर एचएफ पे निर्भर रहते हैं तो हमारी फैट स्नप कम हो जाती है, लेकिन मिल्किंग अच्छी देती है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि एचएफ का दूध ज्यादा होता है, लेकिन उसमें गाढ़ापन कम होता है। तो मात्रा बढ़ाने के लिए तो 1-2 गाय एचएफ रखे आदमी। अब उसको कीमत अच्छी लेने के लिए उसमें जर्सी भी मिक्स कर दे, 1-2 साहिवाल भी कर दे। अच्छा, तो जर्सी का दूध, जर्सी का एचएफ से करीब ये मान के चले 0.5% उसमें कम से कम 1 पॉइंट से आधे पॉइंट तक फैट ज्यादा होती है। अच्छा। और साहिवाल में लगभग 2 पॉइंट तक ज्यादा हो जाती है।
अच्छा। तो उससे क्या होता है कि अगर एक कॉम्बो बना दें हम उसका तीनों का मिश्रण कर दें दूध का, तो लगभग दूध में हमें फिर कोई समस्या नहीं आती है, अच्छा दूध बन जाता है। तो इसलिए तो अगर एक दो गाय से शुरू करनी है तो तो जर्सी या साहिवाल सही एक है? एचएफ ले आए, और अगर एक सीधी सादी अच्छी मतलब शांत मिल जाए तो एक साहिवाल ले आए। साहिवाल थोड़ा तेज होती थोड़ा है। तेज होती है, लेकिन जितनी प्योरिटी आएगी उतनी तेज कम होती है। फिर उसमें अगर क्रॉस के लक्षण होंगे ज्यादा तो उसमें थोड़ा तेजपन ज्यादा आता है। जितनी प्योरिटी होती जाएगी उसमें फिर शांत होती रहती है, शांत होती रहती है। तो ये तो हो गया गायों का हिसाब। अब रही आपने कहा कि नवयुवक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, आप थोड़ा सा उधर फोकस कीजिएगा। अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, नवयुवक की दिखाता हूँ मैं आपको। जो आपका अभी आप नवयुवक पे बात आई, ये मेरा बालक अभी आपको पूरा वृतांत दे चुका हूँ। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, आधा यूरोप घूम चुका है लगभग, जहां तक मुझे उन शहरों का क्या शुभ नाम है इनका? विकास चंद फुलारा। और आज भी इसके पास यूरोप जाने के पूरे तमाम चांस रखे हैं। 10 साल का वीजा अगर आप कहेंगे दिखा भी सकते हैं, पड़ा है। अच्छा। ऑफर सारी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन वो क्यों, कोई पागल होगा वो देखिए आप गोबर उठा रहे हैं। 1.5 लाख पर मंथ के पैकेज पे काम करने वाला बच्चा है और पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इससे ज्यादा मैं उदाहरण क्या दे सकता हूँ, किस नवयुवक को दे सकता हूँ? मेरे सामने मैं आपको डेमो करके दे रहा हूँ। तो हम नवयुवकों के लिए बारे में क्या कहूँ, जब ये इतनी एजुकेशन, इतनी दुनिया देखा हुआ, इतनी नॉलेज रखने वाला बंदा गोबर उठा सकता है, तो कुछ तो होगा इस व्यवसाय में, नहीं तो पागल थोड़ी है वो। आप इसमें ज्यादा विस्तार में क्या कहें, आपको सामने दिखा दिया। चलो, तो ये तो हो गई फुलारा जी बिजनेस की बात, व्यवसाय की बात। लेकिन हिंदू धर्म में या फिर हमारा जो समाज है उसको एक तरह से हम गौ पालन को एक आध्यात्मिक के रूप में और सेवा के रूप में भी देखते हैं। तो क्या इससे जीवन में भी या फिर विचारों में भी कुछ बदलाव आता है? बिल्कुल, ये बहुत बहुत ऊंची बात कह दी आपने, बहुत अच्छी बात कह दी। देखिए, गौ पालन हमारा हिंदू धर्म है, सनातनी लोग हैं हम, आदिकाल से चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने, उनका नाम ही धेनु चरैया है। तो ज्यादा उसमें भी चर्चा नहीं करनी है कि क्या धेनु से जुड़े हैं। अब रही हमारे दैनिक जीवन में से संतुष्टि, इससे वो परम आनंद मिलता है, वो परम सुख मिलता है। आपको हकीकत बताऊं, मैं पंडित कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आज तक मंदिर के सामने बैठ के मैंने ना घंटी बजाई है ना शंख बजाया है। अच्छा। लेकिन आध्यात्मिक इतना प्रभु से जुड़ा हुआ हूँ, मैं सबसे पहले सुबह मुख हाथ धो के फ्रेश होके गौमूत्र का आचमन और गौ गोबर का तिलक करता हूँ। अच्छा। और उससे आज मेरे पास क्या आत्म संतुष्टि है, मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास पूत और सपूत दोनों हैं। आज की डेट में पैसा सबके पास है, लेकिन पूत समझ सकते हैं आप कि आज्ञाकारी बच्चा और भरपूर मात्रा में दूध, शायद नसीब वालों को ही मिलता है, ये गौपालन से मिल सकता है। और कहीं ना कहीं गाय के साथ रह के आध्यात्मिक ज्ञान और ऊपर वाले के साथ कनेक्शन तो होता ही है। अच्छा। बिल्कुल, एक आत्म स्वाभिमान जो बनता है वही कनेक्शन होता है। हाँ। तो एक और बात जो अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे फुलारा जी, आपने बताया कि जब आप शाम को एक समय बाद गायों के लिए एक तरह से या फिर अपने लिए संगीत शुरू कर देते हैं इस एरिया में। और मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है और सुना है कि गायों को अगर हम संगीत सुनाते हैं तो उनका जो दूध देने की क्षमता होती है वो भी बढ़ जाता है, उनका मन भी अच्छा होता है। क्या ये एक बातें जो है प्रैक्टिकल है या फिर ये बातें खाली कहने वाली बातें हैं? नहीं, इसमें क्योंकि आप अनुभवी हैं, आप कर रहे काम, थोड़ा जानूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात पूछी आपने, बहुत अच्छी बात पूछी। बिल्कुल, ये भी मेरा एक विषय है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ उदाहरण। मैंने स्पेशली स्पीकर माइक सिस्टम यहाँ रखा नहीं है, ये सिर्फ गायों के लिए ही है। ये भी अध्यात्म से जुड़ने का और उसका एक माध्यम है हमारा। ये शाम के टाइम मेरी ये छोटी खिड़की इसी के साइज की बनी है, जिससे कि मेरे पूरे जहां तक मैं घूम रहा हूँ, मेरी गायें हैं, वहां तक ये म्यूजिक बजेगा। खैर म्यूजिक तो भी नहीं बजाऊंगा मैं, म्यूजिक मत बजाना, हाँ, मतलब सिस्टम दिखा रहा हूँ आपको, सिस्टम में दिखा रहा हूँ आपको। ये होता है मेरा मोबाइल जेब में, ठीक हो गया। ये होता है मेरा चश्मा, इतनी नजर नहीं लगती मोबाइल में, फर्स्ट क्लास डेली के नए नए शास्त्रीय भजन जो होते हैं उनको लगा देता हूँ यहाँ पे। और मेरी गायें, वो भी अब कब वो भी बताऊंगा। म्यूजिक का मतलब एक बहुत बड़ा अच्छा वो है, क्योंकि जानवर खा पी के मस्त हो जाता है, उसका बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाता है, वो भी जुगाली करता है। कान प्रैक्टिकली कभी मौका मिलेगा आपको फिर दोबारा किसी ब्लॉग पे उसी पीरियड में दोहान के टाइम पे बुलाऊंगा, जब म्यूजिक बजा होता है। अगर म्यूजिक का साउंड भी इवन मैं कम ज्यादा करता हूँ तो एक जना खड़ा होकर देख सकते हैं मेरे गाय का कान टेढ़ा हो जाता है उस टाइम। अच्छा, अगर वो रिदम तो कम रहेगा तो है गाय बस, अगर वो एक रिदम में चल रहा है तो वो अपना बिल्कुल हिलेगी नहीं उस टाइम। अगर उसको हमने कभी फोन आ रहा है या कुछ आ रहा है, डिस्टर्बिंग हो रही है, तो उसके कानों में ही, कान से आपको पता लग जाएगा कि गाय डिस्टर्ब होगी करके।
अच्छा। इतना तो एकाग्रता इससे बनती है। लेकिन ये कब बनेगी, जब गाय को संपूर्ण समय पे पानी मिला है, उसकी पूर्ति हुई हो, मतलब दाना कहने उसका का पेट मतलब भरा है है। गाय की मेहनत हो नहीं रही लेकिन गाना बजा हाँ, अब दिया। गाय खाली भूखी पड़ी है, हमने म्यूजिक लगा दिया, तो फिर उसका तो मेरे समझ में नहीं आता कि कोई औचित्य होता होगा। गाय को पहले पूर्णतः उसको उसकी आवश्यकताएं पूर्ण कर दो, हाँ। उसके बाद म्यूजिक सुना दो। हाँ। तो मैं कहता हूँ कि एक बच्चा भी जाके दूध निकालेगा, अच्छा। अगर उसी हृदय में चलेगा तो वो भी आराम से। गाय को ये नहीं पता फिर अब कौन हो रहा, वो ये समझती कि मैं वही रासलीला में कृष्ण के साथ गौशाले में काम कर रही हूँ। अच्छा। तो ये बिल्कुल इसका फैक्ट है। और दूसरी ओर क्या होता है कि कानों से सुना हुआ स्वर भी कहीं न कहीं देव के पास जाता है, तो उसकी पुकार होती है। ये मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। इसी बीच मैंने उससे लगन लगी है, इसी गौशाला में अभी मैं 1 मई से लेकर 8 मई तक का श्रीमद् भागवत की हमारी जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा। व्यास जी आके देख चुके हैं। यही गौशाला। ये गायों की ही पुकार से मेरे को एक आदेश मिला है ऊपर वाले का। मेरे मन में जिज्ञासा जागी है, नहीं तो बहुत मेरे लिए टफ था वो कि भागवत कर। तो अभी मेरी प्लानिंग हमारी चल रही है पूरी। अच्छा, तो इसमें दूध में भी वृद्धि होती है? दूध में भी वृद्धि होती है, म्यूजिक से? जानवर गदगद होके दूध देगा उसमें। अच्छा। डिस्टर्ब तो है ही नहीं उसको, मस्त है वो। तो जो कहते हैं ना हमारी भाषा में कि यार कटरिया दिया या थोड़ा सा दूध ऑब्जर्व कर लिया, रोक लिया, हाँ। वो बिल्कुल जितना है उसके पास तन्मयता से पूरा दे देगा। तो अच्छा। ऑटोमेटिक हाँ, जो हमारी कुमाऊनी भाषा में कहते हैं कुठुरेली। कटरेदी या दूध, हाँ, और बैंगनी भाषा में बोलते हैं ऑब्जर्व कर लिया, उसने ऊपर ले लिया दूध। अच्छा। क्योंकि वो जब उसको मस्त है वो, उसका तो बस हो गया वो तो एक किस्म की पगुरु जो पगुरना बोलते हैं ना, वो पगुर गई तो जहाँ से फिर तो पगुरा ही रहेगा वो जब तक उसके शरीर में है, हाँ। वो धार रुकेगी नहीं। ठीक ठीक। इसका ये महत्व है। तो वापस ये बहुत सारी बातें होगी फुलारा जी। एक और बात आपसे करना चाहूंगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करना चाहता है या फिर किसी तरह से आपसे अनुभव लेना चाहता है या फिर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, पूछना चाहता है, तो क्या आप अपना मोबाइल नंबर साझा कर सकते हैं उनके बिल्कुल साथ? साझा कर सकते हैं। और उसके साथ आप ये भी बताना कि कब आप फोन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कभी भी फोन कर देते हैं। हाँ, मेरा यही एक निवेदन रहता है सबसे, फोन नंबर देने से पहले, कि हालांकि मेरे को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मेरे को फील होता है कि यार किसी बंदे ने फोन किया, मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया, तो वहाँ पे दुख होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, अच्छा। मेरा पूरी दिन की जितनी फोन संबंधी एक्टिविटीज होती है 7 बजे से 9 बजे तक। 7 बजे मैं अपना पूरा गौशाला निपटा के, हाथ पांव धो के, ड्रेस चेंज करके अपना बैठ लेता हूँ। तो उसके बाद चश्मा निकाला, 1 घंटा या जिस हिसाब से फोन पे काम हो उस हिसाब से, फिर 2 घंटा मेरा फोन के लिए रहता है। तो नंबर बता दीजिए। नंबर मैं आपको बताता हूँ, 73 51 77 51 25। एक बार 73 51 77 51 25। तो ये आपका नंबर ये है। मेरा फोन नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। और एक और गुजारिश अपने दर्शकों से करूंगा कि केवल हालचाल लेने के लिए आप फोन न करें, क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं। आप देख रहे हैं कि होता ही है, क्योंकि मैं हकीकत बताऊं, वहाँ गाय का दुहान का टाइम है, उस टाइम तो फोन अटेंड नहीं कर पाऊंगा ना। बिल्कुल। या मैं सुबह सफाई कर रहा हूँ, गोबर के हाथ होते हैं, उस टाइम तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो फिर वहाँ पे लोग शिकायत करते हैं यार ये फोन नहीं उठाता है, घमंडी हो गया। लेकिन मेरा ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। तो शाम को 7 से रात में, मतलब 7 से 9 के बीच आप फोन कर सकते हैं, लेकिन कोई खास काम हो, कुछ मैसेज छोड़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं एक डिवीजन के हिसाब से कोई काम निपटा के गया, मैं फोन को चेक जरूर करता हूँ कि किसी को कोई इमरजेंसी या कोई, जैसे आज आपको टाइम दिया था, आपकी 10 मिनट बाद मैंने कॉल बैक की थी ना, लेकिन उस टाइम नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि हाँ किसी के साथ संपर्क है तो वो एक टाइमिंग के हिसाब से 2-4 मिनट आगे पीछे उसके संपर्क तो करना ही, क्योंकि उसको टाइम दिया हुआ है। तो मेरे साथ है फुलारा जी। और फुलारा जी हम किस गांव में हैं? अभी आप नायल में हैं। आप नायल में। तो नायल में फुलारा जी हैं। फुलारा जी की डेयरी आपने देख ली होगी। अब हम आपको थोड़ा बहुत जो किसानी है इनकी वो भी दिखाते हैं, और किस तरह से जानवरों का आतंक है वो भी दिखाते हैं, और क्या क्या इन्होंने प्रबंधन जानवरों के लिए किया है और किस तरह से यहाँ पे खेती कर रहे हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे हम डेयरी से बाहर निकलते हैं, एक खेत दिखता है, खेत में लहसुन है, लहसुन के साथ धनिया लगा है। आगे आप फुलारा जी बताएंगे। मिश्रित फसल डाल के हमने इसमें लहसुन और धनिया। इसमें धनिया मैंने पहले ये पत्ते वाला पूरा, जब ये लहसुन छोटी अवस्था में था, बहुत सारा बोया था, तो वो पत्ते में सारी मार्केट में बेच चुका हूँ। अच्छा। अब ये पौधे जो आप देख रहे होंगे दूर दूर है और अच्छे और के मोटे, तो इनको अब ये बीज के काम भी आ जाएगा और अपना आगे के लिए हो जाएगा। तो फुलारा जी, डेयरी के अलावा क्या सब्जी उत्पादन भी आपका एक इनकम का या हाँ, ये भी एक अच्छा स्रोत है। इससे भी अच्छी आमदनी होती है, क्योंकि गोबर हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। आप देख लेंगे छोटा पावर वीडियो भी रखा है, आलू की तैयारी चल रही है इस बार छोटी छोटी क्यारियों में, क्योंकि बात हुई है समय थोड़ा इसके लिए मैं कम दे पा रहा हूँ। मैन पावर की भी कमी है यहाँ पे, लेबर मिल नहीं पाती। लेबर लगा के अगर करवाना भी चाहे तो लेबर की कमी है हमारे गांव में, क्योंकि प्लान हो चुका है। तो छोटी छोटी क्यारी में अब ये जो मेथी देख रहे हैं आप, ये अपने आप बीज और खाने के पर्पज से रखिए। इसमें भी लगभग इसका भी लगभग जितना इसकी औसत होनी चाहिए थी, मार्केट में बेच चुका हूँ इसको। ये पालक में भी फूल आ चुका है, पालक भी बेच चुका हूँ। यहाँ पे इससे पहले मेरा वो थी लाई के पत्ते, मतलब एक नगद फसल हुई ना ये। तो ये 3 चीजों का, मेथी, लाई, इस हिसाब से बना रखा है। यहाँ पे मेथी लाई थी,
वो मेथी हो गई, वहाँ पे फिर हरे धनिया के पत्ते हो गए। ठीक ठीक इन तीनों को मैं मार्केट में ले जाता था, तो कम से कम मेरी आप ये मान के चलें जिस दिन बात हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो भी जाता था, तो आने जाने का गाड़ी का किराया पूरा निकल जाता था इसमें। अच्छा। अब इसमें मैंने लगाई थी अरबी। ये खेत आप देख रहे होंगे, फोकस करें आप इस पे, सारे सुअर ने बर्बाद कर दी। अरे ये जो खेत खोदा गया है, हाँ, या 4-5 दिन पहले उसने सब बर्बाद कर दिया। सुअर द्वारा खोदा हाँ, गया है। इसमें नीचे अरबी थी, नहीं तो हाँ। पिनालू, ऊपर मैंने हरा चारा बोया था, क्योंकि ये हरा चारा गर्मियों खत्म हो जाता है, उसके बाद इसकी गुड़ाई हो जाती है, इसमें आराम से अपने साल भर के लिए मेरी हो जाती है। लेकिन अब सुअर करके बर्बाद इसको। उसमें हरा चारा, ये तीसरी कटिंग हो रही है मेरी जानवर के लिए। हरा चारा क्या ये जवाद? ये जवाद हमारे यहाँ जवाद कुमाऊनी वैसे जई हुई है। वैसे जई हुई है? हाँ, जई हुई। तो 2 बारी काट के, तीसरी बारी अभी गर्मी के लिए, फिर अब ये तीसरा कटिंग इसकी उतनी वो नहीं होगी, लेकिन फिर भी है। इन सब खेतों में हरा चारा है मेरा। अच्छा। अब मैंने खेती को इतना समेट दिया है कि तार बार मेरे को इतनी नजदीक लानी पड़ रही है, नहीं तो हमारे पूरे प्लॉट में थी। आज मैंने इसमें 2-3 आदमी लगा रखे हैं। अब ये इन खेतों के लिए लगना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसने बहुत नुकसान करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो खेती करना थोड़ा मुश्किल हो गया, टफ हो गया है। और बंदरों ने, आप देख सकते हैं, इस पूरे खेत में धनिया था मेरा, जो खाने मसाले के लिए उपयोग होता है, सब बंदर बर्बाद करके अब इसमें मैंने बीन्स लगा दिए दोबारा। अच्छा, बीन्स ये आप अभी उगे नहीं है, 10 दिन पहले लगे हैं, अब बीन्स इसमें लगा रखे हैं। तो फिलहाल जी इस वीडियो को भी यहाँ पे समाप्त करूंगा मैं। तो काफी लंबी बातचीत हो गई है और बहुत ही बढ़िया आपसे मिलके लगा। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, वो भी कमेंट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।